Hello everyone. I hope all of you are doing fine. So recently UPSC ने 28th of May को conduct किया UPSC CSE Prelims 2023 and आज का जो सेशन है उसका एजेंडा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के इंटरनेशनल रिलेशंस के पोर्शन को डिस्कस करना। इस तरीके के जो डिस्कशंस हैं वो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी एग्जाम देकर आए हैं एंड कोई भी आंसर की से एक आंसर मैच करने की जो कोशिश कर रहे हैं एंड आंसर की में एक लिस्टेड आंसर के साथ वो अपने मैच कर लेते हैं एंड देन दे डोंट नो कि किस रीजन से उनका आंसर गलत है जो उन्होंने उस टाइम एग्जाम हॉल में सोचा। अगर वो सही या गलत है तो क्या उसका रीजन है, स्पेशली तब जब गलत है। तो ये जो सेशंस हैं ये पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कंडक्ट किए जाएंगे एंड आपको आंसर नहीं बताया जाएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई जाएगी। सो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो कि अगर आपका आंसर गलत दिखाया जा रहा है, आंसर की में गलत बताया जा रहा है किसी भी आंसर की में जो आप मैच करें तो उसका क्या रीजन है। एंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो लोग अब अटेम्प्ट दे चुके हैं उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अब इस सेशन की बन जाती है उन लोगों के लिए जो आगे अटेम्प्ट अपना जो है वो करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में। एंड पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया अपने आगे की प्रिपरेशन, अपने आगे की जर्नी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। सो दोनों ही केसेस में इस डिस्कशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम समझ पा रहे हैं एंड हेंस विदाउट फर्दर इडू बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने आज के इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड पेपर डिस्कशन के साथ। इंटरनेशनल रिलेशंस से इस बार यूपीएससी ने अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे। यहाँ पे कई क्वेश्चंस का दूसरे डिसिप्लिन के साथ ओवरलैप देखने को मिल सकता है, बट अगर वो किसी भी तरीके से आईआर में कैटेगराइज किए जा सकते हैं तो उन 10 क्वेश्चंस को मैंने पिक कर लिया है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए इन दिस सेशन। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। गिवन है regions which are often mentioned in news and on the other hand reasons for them being it news. So पहला रीजन है नॉर्थ कीवू एंड इटूरी। रीजन दिया है वॉर बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान, विच इज रॉन्ग। नगोर्नो काराबाख इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक, एक्चुअली ये जो है ये रीजन है जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन रिडन रीजन है इन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। एंड खेरसोन एंड ज़पोरिज़िया डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, ये यूक्रेन के रीजंस हैं, ना कि इजराइल एंड लेबनान के बीच की कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए। नाउ क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, तीनों ही स्टेटमेंट्स तो तीनों ही मैचेस गलत हैं, सो आंसर इसका रहता है डी, दैट इज नन। बिकॉज पूछा गया है विच आर करेक्टली मैच्ड, सो नन ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड एंड हेंस योर आंसर इज डी। एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। नॉर्थ कीवन इटूरी एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट रीजन रिडन रीजन्स हैं डेमोक्रेटिक कॉन्गो ऑफ रिपब्लिक में। एंड नगोर्नो काराबाख मैं ऑलरेडी मेंशन करती हुई आ रही थी कि वॉर बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान से रिलेटेड है। एंड खेरसोन एंड ज़पोरिज़िया इट्स फ्रॉम यूक्रेन, दीज आर अटैक साइट्स इन यूक्रेन। सो जो ये क्वेश्चन है ये इंस्पायर्ड है कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज से। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछता हुआ आ रहा है पिछले 2-3 सालों से। इनफैक्ट 3-4 सालों से इस तरीके का पैटर्न हम नोटिस कर रहे हैं कि यूपीएससी कॉन्फ्लिक्ट रिडन जो एरियाज होते हैं वहां से मैप बेस्ड, एटलस बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है। यहाँ क्योंकि पैटर्न एक फॉलो होता हुआ दिख रहा है, प्रिडिक्टेबिलिटी है एंड ट्रेंड जो है वो बिल्कुल यूपीएससी ने कंटिन्यू रखा है इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का। सो ये जो क्वेश्चन है
आई वुड से कि इसका जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज मॉडरेट, एंड करंट अफेयर्स अगर आप मैप्स के साथ फॉलो कर रहे थे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्वेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, एंड यहाँ पे 6 कंट्रीज के आपको नेम गिवन है, जिसमें बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया एंड रोमानिया है। पूछा गया है कि इनमें से जो मेंशन्ड हैं उनमें से कौन कौन सी कंट्रीज यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन होने के कारण यूक्रेन रशिया वॉर के कारण ही ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, यूपीएससी ने इसीलिए पूछा है। एंड जो इसका आंसर है वो है 2 ओनली। देखें कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है इनमें से एक्चुअली यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। सो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज हैं हंगरी, यहाँ पे यू कैन सी हंगरी शेयरिंग बॉर्डर विद यूक्रेन। सो दिस वन, एंड उसके अलावा यूक्रेन के साथ जो कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं दे आर रोमानिया, पोलैंड, रशिया, बेलारूस, स्लोवाकिया एंड मोल्डोवा। सो यहाँ पे जो रोमानिया है वो भी करेक्ट है, एंड यू कैन ऑल्सो लुक एट द मैप, रोमानिया शेयर्स बॉर्डर विद यूक्रेन। So these two are the only correct ones listed here. So your answer is only 2, that is A. Again, moderate difficulty level, same pattern being followed just like the previous question. And इस तरीके के ही पैटर्न पे 2 से 3 क्वेश्चंस, दो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, एंड इसी तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं यूपीएससी से इस बार। सो डेफिनेटली आईआर का जो पोर्शन है वो अगर उसकी डिफिकल्टी लेवल की मैं ओवरऑल भी बात करूं तो हमारे पास रेशो ज्यादा है मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस का। एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस क्वेश्चन का, तो अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20। अब G20 के बारे में क्यों पूछा गया, कोई भी एस्पिरेंट जो बिल्कुल सुपरफिशियली भी अगर करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा है, या शायद कोई एस्पिरेंट ना भी हो, एक पर्सन जो बस अवेयर है, विजिलेंट है कि आपके देश में दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो डेफिनेटली बता सकता है कि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा होगा। सो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है बिकॉज इस बार इंडिया होल्ड कर रहा था G20 की प्रेसिडेंसी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम G20 समिट्स जो हैं वो इंडिया में कंडक्ट की गई थी। सो the first statement is the G20 group was originally established as a platform for the finance ministers and central bank governors to discuss the international economic and financial issues. And second है, digital public infrastructure is one of India's G20 priorities. So इंडिया की G20 प्रायोरिटीज की करंट अफेयर्स में अगर आप फॉलो कर रहे हैं, किसी भी अच्छे मटेरियल को फॉलो कर रहे थे या कर रहे हैं, तो वहां पे ये लिस्ट आपको जरूर, मैं होप कर रही हूँ, देखने को मिली होगी। इसका आंसर है सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए करेक्ट पूछा गया है एंड बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो अगर आपको ये लिस्ट नहीं कहीं अभी तक मिली है, सो आप ये लिस्ट जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज in the list of India's priority for G20. And यहाँ पे G20 के बारे में बताया गया है, the G20 was founded in 1999 after the Asian financial crisis as a forum for finance ministers and central bank governors to discuss global and economic issues, जिसकी वजह से first statement stands correct for us. Now, the next question, consider the following statements. Recently, all countries of United Nations have adopted the first ever Compact International Migration, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM. ये statement है, and then the objectives and commitments stated in GCM are binding on the UN member countries. ये second statement है, and the GCM addresses internal migration or internally displaced people also
in its objective and commitments. ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है. The answer is A, only one. यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी एक्चुअल में करेक्ट नहीं है. देखें कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है. बहुत ही कम यूएन के ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं नेचर में. सो अगर यहाँ पे आप फिगर आउट कर सके उन यूएन एग्रीमेंट्स को जो एंड ज्यादातर वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं. सो अगर आप फिगर आउट कर सके कि कौन कौन से बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं एंड सिर्फ उनको याद रखें तो इट इज वेरी इजी कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं जहां ऐसा ऑप्शन दिया हो जहां पे बाइंडिंग मेंशन्ड हो. एंड यहाँ पे बाइंडिंग मेंशन्ड था और ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है. एंड it is the first intergovernmentally negotiated agreement which is prepared under the auspices of United Nations to cover all dimensions of internal migration in a holistic and comprehensive manner. जो मेजर गोल है इस तरीके के एग्रीमेंट का वो है असिस्ट करना नेशंस को एक वेल मैनेज्ड माइग्रेशन पॉलिसी फ्रेम करने के लिए. एंड एफर्ट क्या करता है, क्या इसका एम है, ये है कि हम स्ट्रॉन्ग बना सके, रेगुलर माइग्रेशन पाथवेज को स्ट्रेंथन कर सके एंड ह्यूमन राइट्स को जो माइग्रेंट्स के हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सके. अब इस क्वेश्चन का पूछे जाने का जो रीजन है वो ये है कि पहले ब्राजील जो है उसने विड्रॉ कर लिया था इस एग्रीमेंट से एंड अभी रिसेंटली उसने वापस से जो है वो ज्वाइन इन किया, वापस से एडहर करना शुरू किया है विद द GCM. एंड hence this question was asked. ये एक far-fetched current affair डेफिनेटली था एंड इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हाई मैं बोलूंगी कि था एंड ये थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा almost all of the aspirants के लिए to attempt. Now let's look at the next question. Consider the following statements. Number one, Israel has established diplomatic relations with some Arab states. Number two, the Arab Peace Initiative mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. इसमें से जो C है वो आपका करेक्ट आंसर है. दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. क्यों? एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि हालांकि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो मेन फोकस है अरब इजराइल पीस मेकिंग का एंड द अरब पीस इनिशिएटिव इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किंग अब्दुल्ला ऑफ सऊदी. 20 साल पहले ये जो है इंट्रोड्यूस किया था, वो बिल्कुल रेलेवेंट रहता है. बट अभी का जो क्वेश्चन है वो अब्राहम अकॉर्ड से इंस्पायर्ड है एंड अब्राहम अकॉर्ड जो है वो यूएसए ने मीडिएट की थी. ये कंटेम्पररी अफेयर्स का जो है वो क्वेश्चन है एंड आप पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्यों, क्या, कैसे हुआ एंड किस लिए, किस तरीके से ये पीस अग्रीमेंट जो है वो एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है इजराइल और बाकी अरब नेशंस के बीच. सो इसका इंस्पिरेशन अब्राहम अकॉर्ड है जो कि कंटेम्पररी अफेयर्स में एक काउंट हो सकता है कि कॉन्टिन्यूसली कुछ सालों से ये न्यूज में है. सो एक कंटेम्पररी अफेयर, इसीलिए मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, इसीलिए इसको एक कंटेम्पररी अफेयर के फॉर्म में मैं कैटेगराइज कर रही हूँ. एंड यहाँ पे इसका जो इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मुझे लगता है वो है एक मॉडरेट लेवल का, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है एंड काफी लोग ऑलरेडी टच में थे अब्राहम अकॉर्ड के जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, काफी टाइम से ये न्यूज में चल रहा है. सो डेफिनेटली एक मॉडरेट क्वेश्चन था. इनफ लोग जो सीरियसली इस एग्जाम को देने गए थे वो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाए होंगे. Now, next question is consider the following statements. The Stability and Growth Pact of European Union is a treaty that, number one, limits the levels of the budgetary deficit of countries of European Union. Number two, makes the countries of European Union to share their infrastructure facilities. And number three, enables the countries of European Union to share their technologies. यहाँ पे जो आंसर है that is A1 only. क्या रीजन है? Let's see. The Stability and Growth Pact is a set of rules designed to ensure
that countries in EU pursue sound public finances and coordinate their fiscal policies. सीधा सीधा ये ही set of rules, that is SGP का एक्चुअल रीजन है. एंड ये एक्चुअल में न्यूज में ये अगेन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मानती हूँ, क्योंकि एक फार फेच्ड करंट अफेयर है, जो कि ये जो न्यूज में था ये था 2020 मार्च में, कोविड के टाइम पे जब इकोनॉमिक शॉक एक लगा था सब कंट्रीज को. सो उन पे जो लिमिट्स लगाई गई थी उसे उसमें से एक एस्केप क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियन कमीशन में, कि कैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर एक एस्केप इस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट जो है यूरोपियन यूनियन का, इसमें एक एस्केप क्लॉज अलाउ किया गया, ताकि जो कंट्रीज हैं वो अपनी डेट एंड डेबिट की जो लिमिट्स हैं उससे फ्री होकर जो कोविड का क्राइसिस था उससे डील कर सकें, कोविड का स्पेसिफिकली जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था उससे डील कर सकें. सो ये कुछ टाइम बीत चुका था. यूपीएससी की खैर ये आदत रही है बिल्कुल कि वो 4-5 साल पुराने भी करंट अफेयर्स में जो चीजें रही होती हैं, एक ना एक क्वेश्चन वहां से भी वो फेच करके लेके आते हैं. तो कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन था. एंड इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर डिफिकल्ट ही रहते हैं सबके लिए अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि मोस्टली सब एट मैक्स 1 ईयर के करंट अफेयर्स के साथ ज्यादा टच में रहते हैं. So it was definitely a difficult question to attempt. Now, next question. Consider the following statements. Number 1, recently, the United States of America, USA, and European Union have launched the Trade Technology Council. Number 2, the USA and EU claim that through this, they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. आंसर है इसका सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ये क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है इट्स वेरी हाई, बिकॉज इसका जो इंस्पिरेशन है वो है ये चीज कि इंडिया और ईयू ने रिसेंटली इस तरीके का एक पैक्ट साइन किया. सो जो इंस्पिरेशन आई है वो है इंडिया एंड ईयू के बीच के पैक्ट से. बट यहाँ पे बात हो रही है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यूएस और ईयू के बीच की. सो हालांकि ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टिल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट है. स्टिल आप देख सकते हैं कि क्या इसका explanation रहेगा. The EU-US Trade and Technology serves as a forum for United States and EU to coordinate approaches to key global trade, economic and technology issues and deepen transatlantic trade and economic relations based on these shared values. And it's nothing about टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अपने कंट्रोल में लेने की बात यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं होती है. एनीवेज, सो डेफिनेटली एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने ऑलरेडी मेंशन करा है. एंड इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगी. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन न्यूज एंड कंट्रीज वेयर इट इज लोकेटेड. सो डॉनबास बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है. डॉनबास यूक्रेन का रीजन है, नहीं ना कि सीरिया का. सो ये क्वेश्चन ये मैच जो है वो गलत हो जाता है. अगेन काचिन इथोपिया का नहीं है, टिग्रे नॉर्थ येमेन का नहीं है. सबके सब मैचेस अगेन गलत हैं, जैसा कि हमने पिछले मैच वाले क्वेश्चन में देखा था. एंड आंसर इसका है डी, नन. यूक्रेन काचिन है म्यांमार से एंड टिग्रे है इथोपिया से. So Donbass, Ukraine, Kachin, Myanmar, Tigray, Ethiopia, which is why all of these are wrong. रीजन वही है, कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन्स हैं. अगेन थर्ड क्वेश्चन हम इस तरीके का देख रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन से यूपीएससी मैप बेस्ड क्वेश्चन, एटलस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है. तो डेफिनेटली जो इस तरीके के जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, स्पेशली जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उनको मैप के साथ कवर करना यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चीज के बारे में हमें समझ मिलती है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इस बार के भी क्वेश्चंस को देखते हुए. सो
इसी तरीके से जो यूपीएससी के पेपर हैं वो आपको गाइड करते हुए चलते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस अप्रोच से किस टॉपिक को कवर करना है. नाउ again I would call it moderate since the pattern has been followed. एक ट्रेंड है जिसपे ये क्वेश्चन अगेन पूछा गया है. Now next question is, which of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in news in recent past for its very severe famine? देखो ये जो क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स, ये इस सेम इसका आंसर सोमालिया है. एंड सोमालिया के बारे में सेम 2022 में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है. यहाँ पे सिविल स्ट्राइक मेंशन है. यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है सिविल वॉर इन सोमालिया के ऊपर क्वेश्चन. सो ये भी एक जो है प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है. एंड इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो की जाए. पहले क्या पूछा गया था, यूपीएससी ने क्या पूछ लिया है, उसको भी आपका जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप डेफिनेटली अगर कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी एंड लिंकेजेस प्रीवियस ईयर्स के साथ बनती हैं तो आपके लिए ये एक सोर्स है प्रीवियस ईयर प्रेपरेशन का. कभी भी वो क्वेश्चंस के बारे में इस तरीके की सोच नहीं रखनी चाहिए कि अब तो यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया. यूपीएससी फ्लैगशिप स्कीम्स, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बार बार पूछना पसंद करती है. सो बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिलीजियसली फॉलो किया जाए. यही लर्निंग हमें मिलती है इस क्वेश्चन को देख के. नाउ आई वुड अगेन हैव टू कॉल दिस वन अ मॉडरेट वन. एंड यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो गिवन है सोमालिया की सिविल स्ट्राइफ एंड फेमाइन के बारे में. यू कैन take a screenshot, you can read it, but I'll be moving towards the next question now. In recent years, Chad, Guinea, Mali, and Sudan caught international attention for which one of the following reasons is common to all of them. Now, number one is A, discovery of rich deposits of rare earth elements. Number B is establishment of Chinese military bases. C is southward expansion of Sahara Desert. And D is successful coups. तो अगर आपको इनमें से एक या दो नेशंस के बारे में भी ये पता है कि यहाँ पे मिलिट्री कू कंडक्ट की गई है इन द रिसेंट पास्ट, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे अटेम्प्ट. दिस इज what I feel about this particular question. And ये भी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स से ही इंस्पायर्ड क्वेश्चन आई वुड से की रहा है. एंड इट्स बीन इन न्यूज, कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स हैं. एंड अगेन मुझे बोलना पड़ेगा कि मॉडरेट जो है वो डिफिकल्टी लेवल रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. In the recent spate of coups in Chad, Guinea, Mali, Sudan has sparked flurry of media attention and concern across the world. Now, this is it with regards to our international relations paper discussion. I shall see you again in another video. And this one is going to be really helpful and important for you all. एंड सभी क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन जो है मैंने डिस्कस कर लिए हैं. सो आई विल टेक अ लीव in this session for now, and I shall see you again very soon. Thank you so much for watching.